बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है पहला लेक्चर आपने गौर से सुन लिया होगा। और ये जो लेक्चर मैं रिकॉर्ड करवा रही हूँ ये जिसी यूनिवर्सिटी लिया कैंपस, लाहौर लिया कैंपस है, एम्स, उसके तवज्जुह से आपको तक पहुँचाए जा रहे हैं। सबसे पहले तो आप इसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेक्चर फ़ौरन मैसर आ सके। आज हमने जिस मौजू पर बात करनी है वो है शौकत सदीकी के नावल खुदा की बस्ती और जांगलूस का तनकीदी मुताला। आपकी टीचर हैं सादिया कंवल, एज़ यूजुअल पहले की तरह। आप यहाँ पर देख रहे हैं स्क्रीन पर शौकत सदीकी की एक खूबसूरत सी तस्वीर, ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया हो कि लिखने वाली की शक्ल कैसी थी। थोड़े से हम हालात ज़िंदगी बताएंगे और उसके बाद फिर हम अपने असल टॉपिक की तरफ आएंगे। शौकत सदीकी जो हैं वो 20 मार्च 1923 को बरतानवी हिंदुस्तान के इलाके लखनऊ में पैदा हुए। 1946 में सियासत में एमए करने के बाद 1950 में वो कराची आ गए थे और उन्होंने बाकी सारी ज़िंदगी कराची में गुजारी। कराची में अलालत के बाइस 18 दिसंबर 2006 को उनका इंतकाल हुआ और वहीं पर मदफन हुए। उन्होंने कौन कौन से काम किए? उन्होंने बेशुमार काम किए। उन्होंने बहुत से ड्रामे लिखे, कॉलम लिखे, नावल लिखे, अफसाने लिखे और स्पेशली उनके कॉलम जो हैं तबकाती जद्दोजहद और बुनियाद परस्ती के उन्वान से किताबी शक्ल में शाया भी हो चुके हैं। आपके अफसानवी मजमूओं में तीसरा आदमी, अंधेरा और अंधेरा, रातों का शहर और कीमियागर अहम हैं। नावलों में जो उन्होंने अहम नावल हैं उनके कमीनगाह, खुदा की बस्ती, जांगलूस और चार दीवारी शामिल हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी टीवी ड्रामों से लगाव है तो आप पीटीवी की प्रोडक्शन में बनने वाले ये दोनों ड्रामे खुदा की बस्ती और जांगलूस जो हैं वो बार बार पीटीवी पर रिपीट टेलीकास्ट हुए हैं, जो कि आप देख भी सकते हैं। अगर आप ड्रामा देखना चाह रहे हैं तो आप इन नावलों की प्रोडक्शन टीवी की पर मौजूद है पीटीवी के चैनल्स पर। और खुदा की बस्ती को हाल ही में तीसरी मरतबा कौमी टेलीविज़न पर पेश किया गया, जबकि जांगलूस ने टीवी प्रोडक्शन के हकूक़ भी एक निजी टीवी चैनल ने ख़रीद लिए हैं। उनके नावल चार दीवारी को लखनऊ अलिफ लैला कहा जाता है क्योंकि उनका ताल्लुक़ लखनऊ से था, तो ज़ाहिर है वो लखनऊ के ज़वाल पजीर माशरे की कहानी उन्होंने जो लिखी वो ज़ाहिर है उन्होंने देखी थी पहले, और कैसे एक तहज़ीब ख़त्म और दूसरी तहज़ीब जन्म ले रही थी और यहाँ के लोग अभी तक अपनी पुरानी यादों और अज़मतों को सीने से लगाए हुए हैं। चलें जी, आते हैं नावल में। दोबारा ये चीज़ रिपीट हो रही है कि शौकत सदीकी के कौन कौन से नावल हैं। जांगलूस भी उनका एक तवील नावल है जिसकी अब तक कई एडिशन शाया हो चुके हैं। इस नावल को पंजाब की अलिफ लैला भी कहा जाता है। यहाँ सबसे अहम बात बड़ी मज़े की है कि नावल जो खुदा की बस्ती है ये उर्दू का वाहिद नावल है जिसका 42 दीगर ज़बानों में तर्जुमा हो चुका है। ये एक बहुत बहुत बड़े फ़ख्र की बात है उर्दू वालों के लिए कि किसी नावल का 42 ज़बानों में तर्जुमा होना। आपको अपने इन सारे कामों पर बहुत से अवार्ड एजाज़ात हासिल हुए। इसमें आदमजी अवार्ड मिला उन्हें, तमग़ाए हुस्न कारकर्दगी मिला, कमाल फ़न अवार्ड मिला, सितारा इम्तियाज़ और ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद अदबी अवार्ड मिला। ये तो थे कुछ उनकी ज़िंदगी के हालात ज़िंदगी। अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं जिसके बारे में हमने बात करनी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उनके जो नावल है वो खुदा की बस्ती के बारे में। उसका हम तनकीदी जायज़ा लेंगे और देखेंगे कि आखिर इसमें है क्या। और मैं चाहूँगी कि आप सबको रेकमेंड भी करूँगी कि आप सब जो हैं इस नावल को ज़रूर पढ़ें। ये नावल बेसिकली किस पस मंज़र में लिखा गया है और किस तरह से इसका लिखने की वजह क्या थी। आम तौर पर इस नावल के हवाले से जो सवाल आता है वो यही आता है कि ये पाकिस्तान के माशरे के हवाले से और पाकिस्तानी जो कल्चर डेवलप हुआ क़याम पाकिस्तान के बाद उसकी अक्कासी करता है।
शौकत सिद्दीकी रोज़नामा हुर्रियत में लिखते हैं कि नावल खुदा की बस्ती लिखने की वजह, जब ये नावल लिखा जा रहा था तो किसी जगह उन्होंने इकबाल का ये मिसरा उनकी नज़र से गुज़रा, दियार मगरिब के रहने वालों, खुदा की बस्ती दुकान नहीं है। मतलब शेर का एक मिसरा है अल्लामा इकबाल का। तब मुझे ख़्याल आया कि ये मुल्क खुदा, मुसलमान और इस्लाम के नाम पर कायम हुआ है और मैं इन्हीं के बारे में लिख रहा हूँ। इस वक्त मेरे जहन में इसकी मुनासबत से यही मिसरा आया, चुनांचे मैंने इसका नाम खुदा की बस्ती रख दिया। शौकत सिद्दीकी के जो नावल हैं, ये जो खुदा की बस्ती नावल है उसका के हवाले से भी और अमूमी तौर पर भी वो जो उनके बाकी लिखे हुए नावल हैं उनका जो अमूमी मौजू है वो है तबकाती और समाजी कशमकश। उनका हैरत अंगेज़ मुशाहिदा हमारे ख़त्ते के माहौल की तहज़ीबी और समाजी अक़दार का अहाता करता है। वो पेचीदा माशरती मसाइल, जराइम के पस मंज़र, तामीर और तख़रीब की कशाकश को नावल के पर्दे पर दाखिली और बातनी नकुश की सूरत नुमाया करते हैं। नावल निगारी के सिर्फ़ में उनका नावल खुदा की बस्ती एक इम्तियाज़ी दर्जा रखता है। इसमें ज़िंदगी अपनी तमाम तर तलखियों के साथ मौजूद है। शौकत सिद्दीकी चूँकि सतही सूरत से गुज़र के दाखिली हकीकतों की नकाब कुशाई करते हैं, इसलिए मौजू में ज़िंदगी अपने तमाम तर मफ़ाहीम के साथ जलवागर नज़र आती है। बेसिकली जो हम कह सकते हैं कि जो नावल है खुदा की बस्ती, एक तो ये 1959 में हमारे सामने आया और इसमें शौकत सिद्दीकी ने पूरी ज़िंदगी का अहाता हम देखें नज़र आता है हमें कि वो तश्कील पाकिस्तान के बाद, जैसे ही पाकिस्तान बना, ये बिल्कुल उसके बाद की बात है कि तश्कील पाकिस्तान के बाद हम असर हकीकतों के बिल्कुल करीब तर है। उन्होंने बराह रास्त उस माशरे की अक्कासी की है जो तक़सीम हिंद के बाद तश्कील पा रहा था। उसकी भरपूर अक्कासी हमें इस नावल के छोटी छोटी जुज़ियात मुख्तसर मकालमे के ज़रिए हमें नज़र आती हैं। इसमें पैराग्राफ भी बड़े छोटे छोटे हैं और इसमें माजरे की एक जुज़ से दूसरा, माजरा मतलब कहानी कि एक जुज़ से दूसरे जुज़ फ़ितरी तकाज़ों के साथ मुंसलिक भी हो जाता है। खुदा की बस्ती की अगर हम असलूबी खसूसियात में सबसे पहले लहजे की नरमी और धीमापन देखें तो वो हमें नज़र आता है और शौकत सिद्दीकी ने अपने मुशाहिदात और तजर्बात को अहाता तहरीर में लाने से कबल इतना वक्त दिया है कि वो पुख्तगी को पहुँच जाए। तो शौकत सिद्दीकी का ये हुस्न है कि वो ज़िंदगी को फ़न और फ़न को ज़िंदगी बनाने का एजाज़ रखते हैं। खुदा की बस्ती में वाक़यात निगारी को तख़य्युल ने भी बड़ा सहारा दिया और इसके अलावा उनके असलूब ने वो काम कर दिखाया कि जो अंसर फसाना को हकीकत का तासुर दे देता है। सो हम देखते हैं एक कोटेशन कि हसरत जो है कासंजवी के मुताबिक बज़ाहिर शौकत सिद्दीकी ने खुदा की बस्ती में अपने अहद के पाकिस्तान के निज़ाम की तर्जुमानी की है, जिसमें सरमायादाराना माशरे ने गरीब, बेबस, मजबूर इंसान की ज़िंदगियों को अपनी दरिंदगी का शिकार बना लिया है। एक ऐसा माहौल जहाँ माशी, इक़्तिसादी, ज़हनी इस्तेहसाल आम था, इसके साथ साथ अखलाकियात के हवाले से जिनसी इस्तेहसाल की मुकरूह और गंदी तस्वीरें हमारे सामने आती हैं। ये सारी चीज़ें जो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हैं और हम इनसे नज़रें चुराते हैं और लेकिन हम इन सारी चीज़ों से गुज़रते भी हैं। यही हमारी कौम का अलमिया है कि वो बुराई जब ख़ुद कर रही होती हैं तो बुरी नहीं लग रही होती, लेकिन जब बुराई कोई और करता है या कहीं पे देखते हैं तो वो उसमें फहाशी का इल्ज़ाम लग जाता है। खुदा की बस्ती क़याम पाकिस्तान के बाद मंज़र आम पे आया, ये बात मैंने अभी आपको बताई। इसमें जो समाज के हर तबके की जीती जाती और मुतहर्रिक तस्वीरें पेश की गई हैं, जिसमें भूख, बेसिकली जो इसका मौजू है वो है भूख, अफलास, गरीबी, दरबदरी। दरबदर होना एक बहुत बड़ा आसान अलमिया नहीं है, ये बड़ा अलमिया है। बेरोज़गारी, जिस्मानी हवस, ख़ुदगर्ज़ी, मकारी, ज़रपरस्ती, जराइम, तालीम याफ्ता बेरोज़गार तबका, जराइम पेशा दौलतमंद लोगों की और रिश्वत खोरी जैसी तल्ख़ हकीकतों की अक्कासी हमें इसमें नज़र आती है। ये तमाम अनासिर किसी भी माशरे के ज़वाल की अलामत हैं। नावल में 3 कहानियाँ बिल्कुल मतवाज़ी चलती नज़र आती हैं। अब कौन कौन सी 3 कहानियाँ हैं? पहली कहानी है
नौउम्र लड़कों नौशा और राजा की, जो अफलास के हाथों मजबूर होकर बहुत कम उम्री में, अवाइल उम्री में ही ये काम पर लग जाते हैं, जहाँ का गैर अखलाकी और नामुनासिब माहौल लड़कों की उठान पर असरअंदाज होता है। वो चोर, डाकू और कातिल तक बन जाते हैं। कुछ घर से भागकर मज़ीद बेराह रवी का शिकार हो जाते हैं। दूसरी कहानी है न्याज कबाड़िए की, जो चोरी का माल ख़रीद कर आगे बेचता है। इस काम में वो 9 उम्र लड़कों को इस्तेमाल करता है। उन्हीं लड़कों में से एक लड़के नौशा की माँ से शादी करके वो उसको जहर देता है और बीमे की रकम वसूल करके उस औरत की जवान बेटी के साथ ज़िंदगी गुजारता है। और फिर आखिरकार एक दिन इसी लड़के नौशा के हाथों मारा जाता है। खुदा की बस्ती की तीसरी कहानी स्काई लार्कों की है, जो पढ़े लिखे और दर्दमंद अफराद हैं, जो माशरे की इस्लाह चाहते हैं और इस्लाह माशरत के लिए कोशां रहते हैं। स्काई लार्क मुख्तलिफ मुफीद काम सर अंजाम देते हैं ताकि माशरा बेहतर अंदाज से पनप सके, मगर खान बहादुर और फरजंद अली जैसे लोग उनकी राह में रोड़े अटकाते हैं, मुश्किलात खड़े करते हैं। नावलों की कहानी बज़ाहिर जुर्म व तशद्दुद की कहानी है, मगर ये कहानी ऐसे सवाल ज़रूर उठाती है जो फ़र्द को असर नौ जायज़ा लेने पर मजबूर कर देते हैं। क्या ये मुट्ठी भर अफराद जो माशरे को दीमक की तरह चाट रहे हैं कसूरवार हैं, या फिर वो माशरा गलत है जिसने इन अफराद की ऐसी तरबियत की? ये सवाल है कि आया माशरा गलत है जिसने इन अफराद की तरबियत की? कसूरवार आखिर है कौन? नावल अखलाकी अबतरी के पहलू हमें दिखाता है और मेहनत की अज़मत पर ज़ोर देता है। अब हम जब इस नावल को पढ़ते हैं तो हमें इसकी ज़बान को देखना है कि आखिर उसने शौकत सिद्दीकी ने इस नावल में किस किस्म की ज़बान का इस्तेमाल किया है। बेसिकली खुदा की बस्ती जो है वो रोज़मर्रा ज़िंदगी की आम फहम ज़बान हमें इसमें मिलती है। कहानी क्योंकि निचले दर्जे के जो किरदार हैं, तबके हैं, उसकी निशानदही करते हैं, वो इसमें शामिल हैं। तो ज़बान भी निचले तबके के जो लोग इस्तेमाल करते हैं उन्होंने वही इस्तेमाल की और इस खूबसूरती से और महारत से बरता है कि बोल चाल के मखसूस अंदाज़ और मुहावरात, इलाकाई इस्तिलाहात का बामायनी इस्तेमाल शौकत सिद्दीकी के मुशाहिदे और तजर्बे का सबूत है। मतलब आगे भी चल के मैं ये आपको बताऊंगी कि वो किस तरह की ज़बान थी। जैसे लफ्ज़ कत्ल है या कातिल है, तो वो उन्होंने किस तरह से वो दूसरे काफ से लिखा और जो वहाँ के बोलने वालों की ज़बान थी उसको वैसे ही हमारे सामने लेकर आए, ना कि उसको सलीस उर्दू के अंदर लिखते। हम पढ़ते हैं बोल चाल और मखसूस अंदाज़, मुहावरात, इलाकाई इस्तिलाहात का बामायनी इस्तेमाल शौकत सिद्दीकी के मुशाहिदे और तजर्बे का सबूत है और उनका असलूब भी पुरकशिश है। किरदार निगारी में खुदा की बस्ती में हीरोइन का किरदार सुल्ताना के पास है। सुल्ताना इसकी हीरोइन थी, इस लिहाज से ये बड़ी अहम करैक्टर है इसका। इस करैक्टर के ज़रिए फ़र्द और समाज की बुनियादी कशमकश को बेहतरीन अंदाज में पेश किया है। फ़र्द की असरी ज़िंदगी, माशरती पेचीदगी की बेहतरीन मिसाल हमें उनके किरदारों में नज़र आती है। इसके अलावा फ़िज़ा अफरीनी, माहौल निगारी शौकत सिद्दीकी ने भी कमाल महारत से काम लेकर कहानी में ज़हर आलूद सदाकतों, तल्ख़ सच्चाइयों को मौसर अंदाज से कारी तक पहुँचाया है। देखते हैं जी ज़बान के एतबार से क्या चीज़ें हमें इस नावल के अंदर मिलते हैं। हमें तशबीहात और इस्तारात का इस्तेमाल नज़र आता है और वो किस तरह की हैं। वो जो सियाक़ व सबाक़ हैं वो इस बात की इजाज़त नहीं देते कि शायराना तशबीह व इस्तारात से नसर को मुज़य्यन करके असलूब में लताफ़त पैदा की जाए, क्योंकि ज़ाहिर है जिस किस्म के माहौल को उन्होंने दिखाया गया है तो उसमें देखते हैं किस किस्म की तशबीह और इस्तारात का इस्तेमाल किया है। तो वो भी उसी निचले तबके के लोग जो इस्तेमाल करते हैं वही अल्फाज, वही मुहावरात और वही तशबीहात हमें खुदा की बस्ती में मिलते हैं। उस वक्त कुछ इस तरह चौकन्ना होकर कुर्सी पर बैठा था जैसे फ़ोटो खिंचवाने वाला हो। वो मरियल कुत्ते की तरह सहमा सहमा हुआ सा उसकी तरफ बढ़ा।
शीशम के पत्ते आहिस्ता आहिस्ता तालियां बजा रहे थे। रुखसार गेंदे के फूल बन गए। उसने जाफरी से रक्षणता का तारुफ कराते वक्त खुशी महसूस की। ये खुशी ऐसी ही थी जैसे जदीद तरीन मॉडल की कार, शानदार कोठी या आला नस्ल का कुत्ता रख कर लोग महसूस करते हैं। आते हैं एक और चीज़ की तरफ कि शौकत सिद्दीकी जो हैं वो मौसमों का ज़िक्र बड़े खूबसूरती से करते हैं, या शायद उनको दिलचस्पी बहुत ज़्यादा है, तो वो किसी भी तरह का मंज़र पेश कर रहे हों तो उसमें मौसम का हाल ज़रूर मिल जाता है। जैसे परवीन शाकिर की शायरी में खुशबू का इस्तारा अफराद के साथ पाया जाता है, इसी तरह शौकत सिद्दीकी के उसलूब में मौसम का तस्करा कारी को अपनी तरफ ज़रूर मतवज्जा कर लेते हैं। मंज़र निगारी पर तो इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, मगर बार बार की तकरार उसलूब को ज़रूर मुतासिर करती है। चलिए जी, देखते हैं कि मौसम के हवाले से वो क्या लिखते हैं, कैसे जुमले उन्होंने अपने इस नावल के अंदर इस्तेमाल किए हैं। चांदनी और निखर गई थी, हवा संकी हुई थी और न्याज की कलाई में पड़े हुए गजरों के फूल महक रहे थे। उजली उजली चांदनी बाहर सहन में बिखरी हुई थी, हवा सिसकियाँ भरती हुई चल रही थी और चमेली के फूल महक रहे थे। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि टेक्निक्स का इस्तेमाल हमने पढ़ा था कि क्या कौन कौन सी टेक्निक्स नावल के अंदर इस्तेमाल होती हैं। तो उसमें भी मैंने बताया था कि नावल जो खुदा की बस्ती है और नावल जोंगलूस है वो बयानिया टेक्निक के तहत लिखा गया है। तो यहीं पर यही बात दोबारा बताई जा रही है कि खुदा की बस्ती का बयानिया वसअत का हामिल है। वाक़यात में तनव्वुर और फैलाव पाया जाता है, जिसकी वजह से बात निकलती है और कहानी कामिल रब्त के साथ अपने इर्तिकाई मराहिल तय करती है। शौकत सिद्दीकी किरदारों को कहानी में दाखिल करके बड़ी चाबुकदस्ती से इन वाक़यात के बहाव में शामिल करते हैं। न्याज़ कबाड़ी जब अपने मकान का किराया लेने नौशा के घर जाता है तो उसकी बहन को देखकर वो उस पर आशिक हो जाता है और उन पर मेहरबान होकर बड़ी खुश अखलाक़ी से पेश आता है। रुपए का तकाज़ा करने से लेकर शादी तक के वाक़यात की तमहीद को बहुत खूबसूरती के साथ एक लड़ी में पिरोया गया है। अब देखें, न्याज़ आया तो मकान के किराए की गर्ज से था, मगर सुल्ताना की नज़रों में ऐसी खुब गई कि किराए का सवाल तक ज़बान पर ना ला सका और नौशा की माँ से वो 2 माह का किराया वक्त पर ना भेजने पर शर्मिंदगी का इजहार किया तो वह हंसकर बोला, जब जी चाहे भेज दीजिएगा, मैं इस इरादे से तो आया ही नहीं था, इस तरफ से गुज़र रहा था, सोचा आपकी खैरियत मालूम कर लूँ। ये वाक़या आगे चल के कई बड़े वाक़यात का पेश ख़ैमा साबित होता है। इस तरह से बहुत से किरदार ऐसे हैं जो कई अहम वाक़यात को जन्म देते हैं और ज़िंदगी के कई पहलू तफसीली अंदाज से हमारे सामने आते हैं। खुदा की बस्ती में सफदर, बशीर ख़ान, बहादुर वग़ैरह के किरदार माशरती ज़िंदगी और समाजी और सियासी तग़य्युरात के बहुत से पहलुओं को वाज़ेह करते हैं। वाक़याती तसलसल से काम लेकर किरदारों की ज़िंदगी और उनके ज़हनी कैफ़ियत को वाज़ेह किया गया है। किरदारों की नाकामियाँ, नामुरादियाँ, एहसासात और जज्बात को शौकत सिद्दीकी ने ऐसे पैराए में बयान किया है कि किरदारों के साथ हमदर्दी और लगाव की कैफ़ियत पैदा हो जाती है। किरदार और कहानी आगे बढ़ने के साथ साथ कारी की जिबिल्ली रजायत मुसलसल घटती रहती है। शौकत सिद्दीकी ने वाक़यात को फ़नकाराना महारत से समेटते हुए वसी तजर्बात का अहाता किया है। नावल का प्लाट चुस्त है, मकालमों में तवाज़न पाया जाता है, मजमूई तौर पर ज़बान बयान, प्लाट, तकनीक, मवाद और वाक़या निगारी में ज़बरदस्त हम आहंगी पाई जाती है और फ़नी दिल आवेज़ी भी। खुदा की बस्ती उर्दू नावलों में एक मुनफरिद मकाम रखता है। लेकिन साथ साथ यहाँ पे मजमूई जायज़ा लेते हुए एक बात मैं बताना ज़रूरी समझती हूँ कि खुदा की बस्ती नावल की खूबियाँ तो हमने देख ली हैं, इसमें कोई ख़ामी भी पाई जाती है। तो मेरे नज़दीक खुदा की बस्ती की एक बड़ी कमज़ोरी ये है कि कहीं कहीं एहसास होने लगता है कि ये जो किताब है ये नफ्सियात में जुर्म व सज़ा पे लिखी हुई कोई किताब है या किसी माहिर नफ्सियात की याददाश्त है।
इस एहसास का बायस उसकी जुज़ियात निगारी का बेजा मतलब जो अफराद पाए जाता है इसके अंदर, पता नहीं मुसन्निफ़ ने बजाय सीधा सादा बयानिया अख्तियार करने के ड्रामाई उसलूब को क्यों तरजीह दी, और फिर इस उसलूब को मौका ब मौका बरत कर इजहार के इर्तिकाज़ के हसूल में नाकाम भी रहे। आम तौर पर ड्रामाई उसलूब कारी को बांधे रखने की सलाहियत रखता है, मगर कई वाक़यात इतने तवील बेजा जुज़ियात से पुर हैं कि किस्से पर कारी की गिरफ्त कमज़ोर हो पड़ जाती है। कारी को उकताहट का एहसास होने लगता है। मसलन खानका का वाक़या और हालात, चोर डाकुओं के गिरोह में राजा नौशा की शमूलियत और डकैती का वाक़या, पॉकेट मारों की सोहबत, प्रोफेसर से मुलाकात, सुलेमान का अपने घर जाना, शादी करके बीवी की बेराहरवी को बर्दाश्त करना, ऐसे वाक़यात हैं जो ड्रामाई असलूब की बजाय सादा और मुख्तसर बयानिया के मुतकाज़ी थे, जिससे किस्से में इख्तिसार भी पैदा होता और कारी की दिलचस्पी भी यकसा तौर पर कायम रहती। देखा जाए तो शौकत सदीकी बेसिकली इस सारे कहानी में हम देख सकते हैं कि वो ऐसे माशरे की तश्कील चाहते हैं जहाँ मज़लूम को ज़ालिम से निजात मिल सके, जहाँ गरीब को उसकी मेहनत का पूरा पूरा सिला मिले, जहाँ हक़दार अपने हक़ के लिए आवाज़ बुलंद कर सके। और ये सब कुछ उस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक जागीरदारी और वडेरा शाही का हकीकी चेहरा लोगों के सामने ना आए। तो ये तो था खुदा की बस्ती के हवाले से थोड़ी सी बातें। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब आते हैं हम शौकत सिद्दीकी के दूसरे नावल जांगलूस की तरफ। जी जनाब, जांगलूस से फ़ौरन जहन में आता है कि जांगलूस ये इतना अजीब सा नाम आखिर क्यों रखा गया और इसका इस तरह का नाम रखने की क्या वजह है। चलें पहले हम आते हैं कि जांगलूस को ही देख लेते हैं कि जांगलूस जो है वो लफ्ज़ जांगलू के आगे सिद्दीकी साहब ने सीन कारी के जहन में ऐड जांगलूस के मायनी जांगलू की दुनिया में बदल देता है। जो कारी जो भी लफ्ज़ जांगलूस पढ़ता है उसके जहन में जांगलू की दुनिया गूंजने लगती है। वो शऊरी तौर पे इस बात पे आमादा हो जाता है कि नावल माशरती नाइंसाफ़ियों के वाक़यात से अटा पड़ा होगा। नावल जांगलूस में माशरती जुल्म जबर के ख़िलाफ़ बरसरे पैकार कारी को आखिर तक रजायत की कोई किरण मुहैया करने से कासिर रहता है। पूरे नावल में वो मुसीबतों का शिकार रहता है और आखिर में पागल हो जाता है। इस कारी का इस जो कहानी है उसका हीरो की बात हो रही है जो कि लाली है। लाली जो है वो आखिर में मतलब माशरती जुल्म और जबर के ख़िलाफ़ कारी लाली जो है वो कारी को आखिर तक रजायत की किरण मुहैया करने से कासिर रहता है। पूरे नावलों में वो मुसीबतों का शिकार रहता है। यहाँ थोड़ा सा मैं आपको लाली के हवाले से एक छोटी सी कोटेशन सुनाती हूँ। वो अपने बारे में बताते हुए कहता है, जब छोटा सा था तो माँ मर गई थी, प्यू जेल चला गया था, पता नहीं ज़िंदा है कि मर गया है। लाली अफसरदा हुआ, मैं तो जी कूड़े का ढेर हूँ, कूड़े के ढेर पर पला हूँ और कूड़े का ढेर ही रहा हूँ। इवन खाद भी कभी ना बन सका मगर तुम्हारा कसम। लाली झिझका फिर मुस्कुरा कर बोला, माफ़ करना जी, मैं ऐसे ही बोलता हूँ। तो लाली का जो किरदार है वो बड़ा अहम किरदार है। यहाँ पर हम दोबारा वापस जाते हैं अपने पहली स्लाइड की तरफ जांगलूस की, कि सादा बयानिया के हवाले से शौकत सिद्दीकी का नावल जांगलूस मुतालियाती अहमियत रखता है। जांगलूस में जागीरदाराना समाज के इस्तेसाली निज़ाम को वही मंजर में मौजू बनाया गया है। जांगलूस तवील नावल है और ये 3 ज़ख़ीम जिल्दों पर मुश्तमिल है। तवालत के बायस शौकत सिद्दीकी ने चाबुक दस्ती से वाक़यात को बाहम मरबूत किया है, ख़ुसूसन बयानिया और उसकी तमाम तर खसूसियात के साथ पेश किया है। जांगलूस जागीरदारी निज़ाम की इस्तेसाली क़ुव्वतों की नकाब कुशाई करता है। कहानी में अमीर तबके की छुपी हुई गुनाहगारी हरकतों को नुमायाँ करके गरीब तबके की हिमायत की कोशिश हमें नज़र आती है, जो कि इश्तराकी नज़रियात के ज़ेर असर नावल निगार ने अपने तजर्बे और मुशाहिदे की रोशनी में बयान किए हैं। नावल जांगलूस में कुछ किरदार ऐसे हैं जिनको हकीकत और तख़य्युल से मुज़य्यन किया गया। ऐसे किरदारों में सबसे अहम किरदार लाली, फिर रहीमदाद, जमीला, अल्लाह वसाया, हयात मोहम्मद वट्टू,
एहसान शाह सर फहरिस्त है। लाली भी मुसन्निफ़ ने ऐसे औसाफ रख दिए हैं जिसकी आम इंसान से तवक्का करना अब्स है। लाली अगरचे मुजरिम है लेकिन वो हर एक की भलाई का ख्वाहां है। वो जिसे भी दुख और तकलीफ़ में मुब्तला देखता है उसको उससे निजात दिलाने की कोशिश करता है। तो शौकत सिद्दीकी ने बुराइयों में पलने वाले फ़र्द के अंदर भी अच्छाइयों का या आला सिफ़ात का जो दिखाए हैं वो बड़ी हैरान कुन है। तब कह सकते हैं कि शौकत सिद्दीकी ने बुराइयों में पलने वाले अफराद को अपने तख़य्युल की मदद से अखलाकी बुलंदियों पर दिखाया है। वो मुजरिम होने के साथ साथ आला सफ़ात के मालिक नज़र आते हैं, जबकि माशरे के वो अफराद जिनके हाथों में माशरे को सुधारने की ताकत मौजूद है वो अपनी गलत कार्यों के सबब उसे बिगाड़ने पर तुले हुए हैं। और ऐसे किरदारों में SP मिर्ज़ा अबुल हसन, डिप्टी कमिश्नर हमदानी, डॉक्टर बट, महकमा आबादकारी का एडिशनल कमिश्नर मसूद सब एक ही मिट्टी से बने हुए। नावलों के अहम तरीन किरदारों के ये नाम हैं, इनको पढ़े बग़ैर कारी किसी किस्म के जज्बात इनके टाइटल के नाम मंसूब नहीं कर सकता। तो ये तो इसके किरदार थे। लफ्ज़ी इख्तरा हमें पता चल गया है और जांगलूस में आखिर मौजू क्या था, इसका प्लॉट क्या था, इस हवाले से मैं आपको बताती चलूँ कि इसका जो प्लॉट था वो मुरक्कब प्लॉट था और मुख्तलिफ़ कहानियाँ इसके अंदर पाई जाती हैं। जांगलूस में रिवायती तहज़ीब, माशरती तज़ादात, बेअंत इख्तियारात, अफलास, महरूमी, अयाशियों, मेयार अखलाक, इस्तेहसाल, हब्स बेजा, मज़दूरों और किसानों पर ज़ोर ज़बरदस्ती जैसे मौज़ूआत को मौसर पैराए में बयान किया गया है। जांगलूस का प्लाट मुरक्कब है, नावल सकाफ़ती दस्तावेज़ की हैसियत रखता है। ये जेल से मफरूर लाली और रहीम दाद नामी किरदारों की दास्तान हयात है, जिसे शौकत सिद्दीकी ने पुरअसरारियत और तजस्सुस के पर्दे में बयान किया है। लाली और रहीमदाद जेल से भाग निकलते हैं और एक के बाद एक वाक़या और नए से नए मराहिल ने कहानी को इर्तकाई सूरत बख्शकर माशरे के तमाम पहलुओं को सामने रख दिया। यहाँ पर मैं एक थोड़ी सी बात बताती चली हूँ कि ये कहानी जो है ये रिसाले में किस बार शाया होती थी। अब जो कहानियाँ रिसालों में शाया होती हैं उनको कहानी किस्त के एंड पे जाके कोई ना कोई तजस्सुस बरकरार रखना होता है ताकि जो क़ारीन है वो अगली कहानी के मुंतज़िर रहें कि अब क्या होगा, चाहे वो ड्रामा है चाहे वो किसी रिसाले में लिखी हुई कहानी है। तो इसलिए हमें इस नावल के अंदर, क्योंकि ये ड्रामा भी बना था, तो इस नावल में हमें तजस्सुस नज़र आता है और वो बड़े बार बार हर कहानी के एंड में फिर तजस्सुस होता है कि नेक्स्ट क्या होगा। तो इसकी वजह ये है कि वो रिसाले के हवाले से लिखी गई थी, लेकिन जब इसको इकट्ठा किया गया तो ज़ाहिर है इसमें ऐसा लग रहा था कि ये एक ख़ामी के तौर पे हमारे सामने आता है ना। जांगलूस में बहुत सी ज़ैली कहानियाँ भी हैं जो फितरी तौर पर नुक्ता आगाज़ से क्लाइमैक्स और फिर अख्ताम को पहुँचती हैं। इसके बावजूद मरकज़ी ख़्याल से जुड़ी नज़र आती हैं। इसमें मतलब सबसे जो अहम करैक्टर था शादा का, तो वो शादा का जो करैक्टर है वो बड़ा अहम है। उसमें शौकत सिद्दीकी ने हमारे यहाँ इस नावल में भी आम तौर पर औरत को तरग़ीब और लज़्ज़त का वसीला बनकर एक इस्तिसाली निज़ाम के कुलपुर्ज़े की तौर पे नज़र आती है। मतलब हमारे यहाँ औरत का किरदार सिर्फ़ लज़्ज़त का वसीला ही है और कोई इसका किरदार नज़र नहीं आता, जिससे उनकी शख्सियत का जो नक्श है वो मसख़ होता हुआ दिखाई देता है। तो इस नावल में भी ऐसी ही औरतें हमारे सामने आती हैं। दरअसल ये दास्तानवी तर्ज़ की एक दास्तान है, कहानी है जिसमें किस्सा दर किस्सा की तकनीक बरती गई है, क्योंकि ये बयानिया उसमें लिखी गई और बयानिया में कहानी को बहुत अहमियत हासिल होती है। ये आपको मैंने पहले भी बताया था। तो मरकज़ी किरदार एक वाक़ये से निकलते हैं, दूसरे वाक़ये में उलझ जाते हैं और दूसरे प्लाट की पेचीदगी, ये इसमें दोहरा प्लाट पाया जाता है। तमाम तर दास्तानवी रवैयों के बावजूद इसे फ़साना ज़ात के खोजी का सफ़र नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो एक नुक्ता नज़र उसमें मौजूद था और इसमें ऐसा कोई नुक्ता नज़र मौजूद नहीं है। नावल से आपको एक इक़्तिबास मैंने इसमें शामिल किया है, वो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ कि इससे थोड़ा सा आपको अंदाज़ा होगा कि किस किस्म का कल्चर, किस किस्म की तहज़ीब, सकाफ़त हमारे माशरे में पाई जाती है और माशरे की कितनी सही अक्कासी
इस नावल के अंदर मिलती है वो इस इक़्तिबास को पढ़ने के बाद हमें पता चलेगी, सामने आ जाएगी। नादिर 500 और निकाल, नादिर 500 और निकाल, पूरी तरह खुश कर दे। रहीम दाद झूल कर बोला और मुड़ के असलम की जानिब मतवज्जा हुआ। देख, अभी इनकार ना करना, गिलास उठा इसे खाली कर, तूने अभी कुछ नहीं लगानी। चौधरी, मुझे समझने की कोशिश कर। असलम ने संजीदगी से कहा, मुझे पता है मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे ऊपर और भी इंजीनियर बैठे हैं, इंजीनियर और एसडीओ बैठे हैं। बात उन तक पहुँचेगी इसलिए ऊपर से नीचे तक सबका हिस्सा लगता है, मुझे इन सबको महाना भत्ता देना पड़ता है। उसने गिलास उठाकर चुस्की लगाई। पानी कम मिला तो ऊपर के हिस्सेदार अर्जियाँ लगाएंगे, शिकायतें करेंगे और वो चुप करके तो बैठ जाएंगे। रहीम दाद ने नादिर की जानिब देखा और मुस्कुरा कर बोला, नादिर पूरे 2000 कर दे। मदरजा वाला मतन में शौकत सदीकी ने बहुत खूबसूरती से नौकरशाही निज़ाम और इसकी करप्शन को बयान किया है। नावल की ज़बान में सराइकी और पंजाबी की आवेज़िश नज़र आती है और रोनुमा होने वाली कदरों की तब्दीलियों को हकीकत पसंदाना अंदाज से बयान करती है। जांगलूस में नौकरशाही पर जा बजा तंज नज़र आते हैं। अब देखें ज़बान कैसे इस्तेमाल करते हैं। इस नावल में ज़बान का जो इस्तेमाल है वो मैं अभी आपको बताती हूँ कि शौकत सदीकी ने किरदारों की तहज़ीबी और जहनी मुनासबत के लिहाज से ना सिर्फ मकालमों बल्कि बयानात की ज़बान में भी तब्दीलियाँ की हैं। इससे इज़हार होता है कि जांगलूस के सरीर खामा, ये कामा नहीं है, लफ्ज़ खामा है, टाइपिंग की मिस्टेक है, में इस तरह करते हैं। मकालमा में किरदार के समाजी पस मंज़र के मुताबिक आम तौर पर काफ की बजाय दूसरे काफ का इस्तेमाल किया है। मकामी रंग पैदा करने के लिए लब्बो लहजा भी उसी मुताबिकत से इख्तियार किया। उन्होंने लफ्ज़ कातिल को कातिल, ताकत को ताकत और कब्ज़ा को कब्ज़ा की बजाय और कब्र तलाक़ को तलाक़ और मुशक्क़त। अब ये देखें, सारे काफ का जो मसला है उसको दूसरे काफ की बजाय काफ से लिखा गया है और जो कि हमारे निचले तबके में ये लफ्ज़ ऐसे ही बोले जाते हैं। तो शौकत सदीकी ने अपने इसमें किरदारों के साथ इन अल्फाज को भी इस तरह से लिखा है कि ऐसा लग रहा है कि उनकी ही ज़बान हमारे सामने बेहतर अंदाज में आती है कि उनके बोल चाल की जो ज़बान है वो ऐसी ही है। शौकत सदीकी के नावल जांगलूस का जो प्लाट है वो गैर मरबूत है। वजह यह है कि ये बात मैंने आपको पहले बताई थी कि ये नावल रसाइल में किस बार शाया होता रहा और बाद में किताबी सूरत इसको दी गई थी। हर कहानी के अख्ताम पे तजस्सुस रखना ज़रूरी था ताकि लोग बेजारी महसूस ना करें और उनकी तलब में मज़ीद इजाफ़ा हो। तो शौकत सदीकी ये नावल जांगलूस की कहानी हमें शहरज़ाद की कहानी मालूम होती है जो हर रात को एक नए मोड़ पर ले आती है। यही नया मोड़ उसकी ज़िंदगी और बका की दलील बन जाता है। सदीकी भी जो नावल है वो उसकी बका के लिए अपने हीरो को नई दुनियाओं की सैर कराते हैं, आवाम की दिलचस्पी कायम रखते हैं और इनमें चटखारा पैदा करने के लिए आमियाना ज़बान को अदबी ज़बान पर तरजीह देते हैं। ये तो था जांगलूस के हवाले से मजमूई जायज़ा अगर हम लें इसका तो ओवरऑल देखें तो शौकत सदीकी में इंसानियत का जज्बा, हमदर्दी हमें नज़र आती है। उनकी तहरीरों का रुझान हमली तौर पे इंसानी बहबूद पर उकसाता है। जांगलूस में शौकत सदीकी जागीरदाराना निज़ाम की इस्तेसाली क़ुव्वतों और उनके जुल्म व जबर को बयान किया है और ऐसे अनासिर जिनकी वजह से माशी तबकाती कशमकश और जुल्म व जबर में इजाफ़ा हो रहा है निशानदही इस नावल में मिलती है। ऐसे जुल्म की निशानदही इस नावल में हमारे सामने आती है। शौकत सदीकी ने मेहनत कशों और मज़दूरों के साथ साथ होने वाली नाइंसाफ़ियों को मौजू बनाकर इस्तेहसाली क़ुव्वतों के ख़िलाफ़ एहतजाजी आवाज़ बुलंद की है। नावल निगारी के सिन्फ में जांगलूस इस लिहाज से अहमियत का हामिल है कि इसमें तमाम तबक़ात के गम अलम हमें नज़र आते हैं और ख़ास तौर पे हमदर्दी हमें ऐसे इन किरदारों के साथ होने लगती है, ख़ुसूसन इनके लिए जो आम मुशाहिदात से हट कर हैं। ख़ास तौर पे कारी की तवज्जो उन अफराद की तरफ मबज़ूल कराते हैं जो नासाज़गार हालात का
शिकार हैं। शौकत सिद्दीकी ने जागीरदार तबके के ख़िलाफ़ लिखा। उसकी वजह ये थी कि माशरे के तारीक पहलू को दिखाकर अवाम में जुल्म और जबर का से निजात का जज्बा पैदा किया जाए। तो शौकत सिद्दीकी जो हैं वो बहुत ख़ूबसूरत लिखने वाले, बहुत ज़बरदस्त असलूब के साथ, और सबसे बड़े कि वो हमारे माशरे की अक्कासी करते हैं, हमारे माशरे के लोगों की अक्कासी करते हैं, उनकी रिवायात की अक्कासी करते हैं, उनके मसाइल की अक्कासी करते हैं। तो ये सारा कुछ हमें शौकत सिद्दीकी के नावलों में नज़र आता है। और ख़ास तौर पे क़याम पाकिस्तान की खुदा की बस्ती को जब हम देखते हैं, जो क़याम पाकिस्तान के बाद जो नई बस्तियां बसीं, उसमें जो पैदा होने वाले मसाइल थे वो हमारे सामने आते हैं। उम्मीद है आपको आज का ये लेक्चर समझ आ गया होगा, और इसको गौर से सुनिएगा और साथ साथ अच्छे से पढ़िएगा भी, और अच्छे से असाइनमेंट भी तैयार कीजिएगा। और अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दे दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया बहुत बहुत।